गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम रचना भाग के अंतर्गत अनुच्छेद लेखन करेंगे। अनुच्छेद लेखन निबंध लेखन की तरह ही एक कला है। अपने विचारों को प्रकट करने में अनुच्छेद लेखन का विशेष महत्व होता है, क्योंकि आजकल की जिंदगी बहुत ही व्यस्त हो गई है और किसी विषय को लेकर संक्षेप में केवल अनुच्छेद के द्वारा ही अपने विचारों को हम प्रकट कर सकते हैं। जब हम निबंध लिखते हैं तो हम हमारे पास बहुत ज्यादा शब्द होते हैं कि हम निबंध में किसी विषय को विस्तार से बोल सकें या लिख सकें। लेकिन अनुच्छेद लेखन जो है, इसमें हम बहुत कम शब्दों का प्रयोग करते हैं और किसी विषय के बारे में अपने विचार लिखते हैं। अब अनुच्छेद लेखन के अंतर्गत हम इन सभी बिंदुओं की आज चर्चा करेंगे। सबसे पहले हम देखेंगे कि अनुच्छेद का स्वरूप और परिभाषा क्या है। हम किसको कहते हैं अनुच्छेद? परिभाषा के आधार पर निकले गए संकेत बिंदु कौन-कौन से हैं? एक अच्छे अनुच्छेद में कौन-कौन सी विशेषताएं होती हैं? कौन-कौन सी शैलियां होती हैं? शैली होती है स्टाइल, कि हम किस स्टाइल में अपने अनुच्छेद को लिख रहे हैं। और अनुच्छेद लिखने समय हमें किन-किन बातों का ध्यान रखना चाहिए और अनुच्छेद के महत्वपूर्ण विषय कि कौन-कौन से विषय होते हैं जिन पर हम अनुच्छेद लिखते हैं। सबसे पहले अनुच्छेद की परिभाषा कि हम अनुच्छेद कहते किसको हैं? किसी एक भाव या विचार को व्यक्त करने के लिए लिखे गए संबंध और लघु वाक्य समूह अनुच्छेद कहलाते हैं या अनुच्छेद लेखन कहलाते हैं। इसका मतलब है कि इसमें किसी एक ही भाव या एक ही विचार को हम दूसरों के सामने व्यक्त करते हैं, चाहे हम लिखें, चाहे हम बोलें। और इसके लिए जो वाक्य होते हैं, ये एक दूसरे के साथ संबंधित वाक्य होने चाहिए, उनका एक दूसरे के साथ संबंध होना चाहिए और बड़े छोटे-छोटे वाक्य होने चाहिए, बड़े छोटे-छोटे वाक्य समूह जो एक दूसरे के साथ संबंध रखते हों, उन्हें हम अनुच्छेद लेखन कहते हैं। अब अगर हम सरल शब्दों में देखें तो अनुच्छेद लेखन या अनुच्छेद हम किसको कहते हैं? कि किसी भी विषय पर थोड़े किंतु चुने हुए शब्दों में, अब चुने हुए शब्दों का है यहाँ पे, इसका मतलब है कि जो शब्द हम अनुच्छेद लेखन में लिख रहे हैं, वो शब्द चुने हुए अच्छे-अच्छे शब्द होने चाहिए। ऐसा ही नहीं कि हम किसी एक शब्द को लिख रहे हैं, उसके बाद रेपिटिशन कर रहे हैं किसी शब्द की, क्योंकि हमारे पास शब्द कम है। निबंध में हमारे पास पूरी छूट होती है हमें कि हम जितना मर्जी मटेरियल लिख दें, लेकिन अनुच्छेद में हमें सिर्फ चुने हुए शब्दों के द्वारा ही अपने विचार प्रकट करने चाहिए। तो अगर हम एक विशेष परिभाषा लिखी गई है विद्वान के द्वारा, एक प्रसिद्ध विद्वान के द्वारा, उनका ये मानना है कि किसी भी शब्द, वाक्य और सूत्र से संबंध विचार, किसी भी कोई भी शब्द या कोई भी वाक्य या कोई भी सूक्ति हम कह सकते हैं, किसी भी सूत्र से संबंधित विचार एवं भावों को अपने अर्जित ज्ञान जो ज्ञान हम में है, उसी ज्ञान के आधार पर हम कोई अनुच्छेद लिखते हैं। उस अर्जित ज्ञान, निजी अनुभूति, हमारे मन की भावनाएँ, अपने मन की भावनाओं को हम उन विचारों के द्वारा प्रकट करते हैं और वो विचार हम शब्दों के रूप में लिखते हैं। उसको हम सँजोकर अपनी प्रवाहमयी शैली के माध्यम से गद्य भाषा में अभिव्यक्त करना अनुच्छेद कहलाता है। कि जो कुछ भी हम लिख रहे हैं, वो हम वही शब्द लिखेंगे जो ज्ञान हमने अर्जित किया है। उस ज्ञान के आधार पर अपने मन की भावनाओं को संजोकर और अपनी स्टाइल में, अपनी शैली के माध्यम से, और हम इसको गद्य भाषा में लिखेंगे। एक होती है पद्य भाषा, कविताओं की भाषा, उसमें हम कभी भी अनुच्छेद नहीं लिखते हैं। तो इसमें हम गद्य भाषा में अपने विचारों की अभिव्यक्ति करना अनुच्छेद लेखन कहलाता है। अब हमने बहुत सी परिभाषाएँ कर ली हैं अनुच्छेद की, तो इन परिभाषाओं के आधार पर निम्नलिखित बातें हम देखते हैं कि अनुच्छेद में शामिल होती हैं। सबसे पहली बात है कि अनुच्छेद किसी भाव या विचार का लघु विस्तार होता है। लघु का मतलब छोटा। कोई भी भाव या कोई भी विचार जो हम लिख रहे हैं, उसका एक छोटा-सा रूप होता है जिसको हम विस्तृत रूप देते हैं।
नेक्स्ट है विषय संबंध एक लघु वाक्य समूह है। जो भी विषय हमें दिया गया है उसमें हम संबंधित वाक्यों को लिखते हैं और छोटे-छोटे वाक्यों का समूह ही अनुच्छेद लेखन कहलाता है। इसमें थोड़े और चुने हुए शब्दों में अपने विचार को प्रकट करना चाहिए और अपनी अनुभूति को प्रवाहमयी गद्य भाषा में अभिव्यक्त करना चाहिए। और अर्जित ज्ञान, जो हमने ज्ञान अर्जित किया है, उस ज्ञान को हमें 100 से 120 शब्दों में प्रकट करना है। तो ये सभी विशेषताएँ हैं कि ये सारी बातें निकल कर आती हैं हमारे सामने कि एक अनुच्छेद में क्या-क्या होना चाहिए। अब हम नेक्स्ट देखेंगे कि एक अच्छे अनुच्छेद की क्या-क्या विशेषताएँ होती हैं। सबसे पहली विशेषता है कि वो उसमें पूर्णता का गुण होना चाहिए। अपने आप में पूर्ण होना चाहिए, उस अनुच्छेद को पढ़कर हमें लगना चाहिए कि वो अपने आप में पूर्ण है। सभी बातों को हमें उस अनुच्छेद में लिखना है और उसको पढ़ के ये नहीं लिखना चाहिए कि ये इनकम्प्लीट सा है। उसमें क्रमबद्धता होनी चाहिए, जो वाक्य हैं वो एक-दूसरे के साथ जुड़े होने चाहिए। एक वाक्य का संबंध दूसरे वाक्य से होना चाहिए। क्रमबद्धता इसमें होनी चाहिए। अपने विषय को ही केंद्रित मानकर हमें कोई भी अनुच्छेद लिखना चाहिए। इसमें समासिकता होनी चाहिए। बड़े-बड़े वाक्यांशों की जगह पर हमें छोटे-छोटे शब्दों का प्रयोग करना चाहिए। जैसे हम लिखते हैं कि उन अ परीक्षा उनकी 1 साल में होने वाली थी, 1 साल बाद उनकी परीक्षा हुई। तो हम इसकी जगह पर एक छोटा-सा शब्द लिखते हैं कि उनकी वार्षिक परीक्षा। वो गाँव में रहने वाला था या गाँव के रहने वाले। तो गाँव के रहने वाले की जगह पे हम क्या शब्द प्रयोग करेंगे? ग्रामीण। इससे जो हमारा अनुच्छेद है, वो सुंदर बन जाता है, उसकी भाषा सुंदर हो जाती है। और विषय के अनुकूल ही हमारी भाषा भी होनी चाहिए, जिस भाषा शैली भी हमारी वैसी ही होनी चाहिए। भाषा और भाषा शैली। हमारा लिखने का स्टाइल बिल्कुल हमारे विषय के अनुकूल ही होना चाहिए। बिल्कुल सीमित शब्दों में हमें अपने उस अनुच्छेद को पूरा करना पड़ता है। तो सीमित और संतुलित आकार में ही हमें अपने विचारों को उस अनुच्छेद के माध्यम से पूरा करना चाहिए। क्योंकि हमारे पास ज़्यादा शब्दों की गुंजाइश नहीं होती अनुच्छेद में लिखने की, जो हमें सीमित और संतुलित शब्दों का प्रयोग करना चाहिए। और हमारी जो लेखन कला है वो स्वतंत्र होनी चाहिए। हमें अपने विचारों को अपने ढंग से लिखना चाहिए। कुछ बातें हैं जो हमें अनुच्छेद लेखन हेतु बिल्कुल याद रखनी चाहिए कि जब कि कोई भी विषय हमें अनुच्छेद के रूप में हमारे एग्जाम में पूछा जाता है, तो सबसे पहले हमने उस विषय को थोड़ा सोचना है कि हम उस जिस विषय पर हम अनुच्छेद लिख रहे हैं, ऐसा नहीं कि बिल्कुल हड़बड़ी में आपने लिख देना है उसमें। उसको थोड़ा-सा सोचना है, चिंतन-मनन करना है कि हम इसमें क्या-क्या लिख सकते हैं। क्यों सोचना है? ताकि हमें पता लग जाए कि हम इसकी एक आउटलाइन सी बना लेंगे अपने माइंड में कि हमें इसमें ये चीज़ें लिखनी हैं। मूल भाव से संबंध विविध आयामों के बारे में सोच समझकर हमें एक रूपरेखा बना लेनी चाहिए, जिससे कि हम अपने उस अनुच्छेद के शब्दों को, उस विषय को विस्तृत कर सकें, उसको एक विस्तृत रूप हम उसको दे सकें, ताकि हम अपने विषय का विस्तार कर सकें। अनुच्छेद लिखते समय क्रमबद्धता बनी रहनी चाहिए। एक सेंटेंस के बाद दूसरा लिख रहे हैं कि ऐसा नहीं कि जब हम सेंटेंस लिख रहे हैं उसका पहले वाले के साथ कोई संबंध ही ना हो। एक-दूसरे के साथ जुड़कर सभी वाक्य एक-दूसरे के साथ उनका संबंध होना चाहिए। कभी ऐसा नहीं हमें करना चाहिए कि हम एक वाक्य को दोबारा से लिख रहे हैं। जो एक चीज़ हमने उस अनुच्छेद में बता दी है, उसको हमें दोबारा उसकी पुनरावृत्ति नहीं करना चाहिए। हमें पुनरावृत्ति दोष से बचना चाहिए। और अनुच्छेद में अप्रासंगिक या अनावश्यक अनावश्यक बातों का समावेश नहीं करना चाहिए। निबंध में हम कर सकते हैं, लेकिन अनुच्छेद में इसकी गुंजाइश नहीं होती। और अनुच्छेद की भाषा सरल, सुबोध और विषयानुकूल होनी चाहिए, समझ आ जानी चाहिए, आसानी से पढ़ने वाले को। अनुच्छेद की भाषा को प्रभावी बनाया जा सकता है। ये 100 से 120 शब्दों में हमें अनुच्छेद लिखना चाहिए। और बहुत इम्पोर्टेंट बात, जब आप बेटा एक बार अनुच्छेद लिख देते हो, तो लिखने के बाद एक बार अपने उस अनुच्छेद को ध्यान से पढ़ लिया करो। तो इससे तो हमें अपनी गलतियाँ भी पता लग जाती हैं और
हम चेंज कर सकते हैं, अगर हमें कुछ चेंज करना हो तो अपनी गलतियों को दूर करके हम अपने उस अनुच्छेद को एक प्रभावी रूप उसको प्रदान कर सकते हैं। बहुत से विषय होते हैं अनुच्छेद लेखन के, तो जैसे समय किसी के लिए नहीं रुकता, तो इसमें हमें समय के बारे में बताना है, समय के महत्व के बारे में बताना है, अभ्यास या परिश्रम का महत्व, विद्यालय की प्रार्थना सभा, मीठी बोली का महत्व, मेरा प्रिय मित्र, मित्र के जन्म दिवस का उत्सव, महामारी कोरोना और आत्मनिर्भरता की ओर भारत के कदम, और किसी भी पर्सनैलिटी पर भी आपको अनुच्छेद आ सकता है। जैसे अगर हम कहें कि एक प्रभावी नेतृत्व क्षमता वाले प्रधानमंत्री मोदी। इन्हीं विषयों को ध्यान में रखते हुए हम आज 2 से 3 अनुच्छेद क्लास में डिस्कस करेंगे। सबसे पहला है योग का महत्व। योग मतलब योगा, योगा करने का महत्व है। जैसे कि हम देखते हैं कि आजकल की इस ज़िंदगी में अगर आज के इस दौर को देखें तो आज योगा का महत्व बहुत ही बढ़ गया है। तो आधुनिक युग में हम पहले सोच लेंगे कि हमें अगर योग का महत्व लिखना है, तो इसके लिए हमें पहले बताना पड़ेगा कि आज का जीवन कैसा है, किस प्रकार आज योगा का महत्व बढ़ रहा है। योगा को लेकर हम योग दिवस के बारे में भी बता सकते हैं, इससे क्या-क्या लाभ होते हैं, और हम अंत में ये बता सकते हैं कि योगा हर व्यक्ति को स्वस्थ रहने के लिए ज़रूर करना चाहिए। तो किस प्रकार से हम लिखेंगे? आधुनिक युग में योग का महत्व बढ़ गया है। इसके बढ़ने का कारण व्यस्तता और मन की व्यग्रता है। आज बहुत ज़्यादा व्यस्त हो गए हैं, हमारी लाइफ बहुत बिज़ी हो गई है। हमारे पास बड़े बहुत ज़्यादा एक्सरसाइज़ करने का टाइम नहीं है। तो इसमें हमारी आज की बिज़ी ज़िंदगी में जो योग है, इसका महत्व वाक़ई बढ़ गया है। और यदि मनुष्य शारीरिक रूप से स्वस्थ है, देखो ज़िंदगी बहुत बिज़ी हो गई है, और इस बिज़ी ज़िंदगी में मनुष्य बहुत काम कर रहा है, और वो उस काम को करने के लिए अपने शरीर का प्रयोग कर रहा है, और उसको स्वस्थ रखना उसका ही कर्तव्य है। तो यदि मनुष्य शारीरिक रूप से स्वस्थ है, तभी वो संसार में रहकर जीवन का सुख भोग सकता है, और अपने सभी कर्तव्यों और मनोभावनाओं को पूर्ण कर सकता है। शरीर ही वो माध्यम है जिसके द्वारा हम अपने सभी कार्यों को पूरा कर सकते हैं। इसलिए अपने शरीर को स्वस्थ रखना ही मनुष्य का पहला कर्तव्य है, और इसको हम योग द्वारा स्वस्थ बना सकते हैं। हमारा टॉपिक आ गया ना, बीच में इंट्रोड्यूस कर दिया हमने। तो 21 जून 2015 को प्रथम बार संपूर्ण विश्व में विश्व योग दिवस मनाया गया था, और इसके बाद ये घोषणा कर दी गई थी कि प्रत्येक 21 जून को विश्व योग दिवस मनाया जाएगा। योग अगर हम देखें तो भारत के लिए तो योग प्राचीन काल से ही हमारी संस्कृति का अंग रहा है। हमारे पूर्वजों ने तो इसे बहुत समय पहले ही खोज लिया था, और इसके महत्व को पहचान भी लिया था। इसीलिए जो योग पद्धति सदियों के बाद भी जीवित है, और आज पश्चिमी सभ्यता हमसे योग सीख रही है। योग करने से न केवल तन की थकावट दूर होती है, अब हम योग के फायदे बताएंगे कि तन की थकावट दूर होती है, मन की थकान दूर हो जाती है। योगा करने से व्यक्ति सदा ही एक नए उत्साह और स्फूर्ति का अनुभव करता है, और योगा करने से शरीर के प्रत्येक अंग में रक्त का संचार सुचारू रूप से होता है, शरीर रोग मुक्त रहता है। अतः योग दिवस का उद्देश्य संपूर्ण विश्व में योग से प्राप्त होने वाले लाभों के प्रति लोगों को जागरूक करना है। मनुष्य को शारीरिक और मानसिक रूप से स्वस्थ रखने में योग पूर्णतः सक्षम है। एंडिंग हमारी बहुत अच्छी हुई है यहाँ पे, कि हमने एंड में बता दिया है कि योग जो है मनुष्य को शारीरिक और मानसिक रूप से स्वस्थ रखने के लिए सक्षम है, कैपेबल है। अब दूसरा अनुच्छेद है सच्चा उत्साह। सच्चा उत्साह, उत्साह हर व्यक्ति में होता है हर काम करने का, लेकिन हम सच्चा उत्साह किसे कहेंगे? पहले हम देखेंगे कि सच्चा उत्साह होता क्या है? सच्चे उत्साह के लिए उत्साह मतलब अपने किसी काम को करने का जोश, लेकिन वो जोश ऐसा होना चाहिए जिससे दूसरों का भला हो, उसी को हम सच्चा उत्साह कहते हैं। बुरे काम करने के लिए भी उत्साहित होते हैं लोग, लेकिन हम उसको सच्चा उत्साह नहीं कहेंगे। तो हम इसको स्टार्ट करेंगे कैसे? सच्चा उत्साह वही होता है जो मनुष्य को
कार्य करने की प्रेरणा देता है। मनुष्य को कोई भी कार्य करने की प्रेरणा कर देता है, जिससे समाज का विकास हो। मनुष्य किसी भी कारणवश जब किसी के कष्ट को दूर करने का संकल्प करता है, तब जिस सुख को वह अनुभव करता है, वो ही सुख विशेष रूप से प्रेरणा देने वाला होता है। मतलब दूसरों को सुख देना। जिस भी कार्य को करने के लिए मनुष्य में कष्ट, दुःख या हानि को सहन करने की ताकत आती है, तब तब क्या होता है, उन सबसे उत्पन्न आनंद ही सच्चा उत्साह होता है। जो खुशी हमें दूसरों को खुश देने में मिलती है, वो एक हम उत्साहित हो जाते हैं कि इसको मेरे इस काम से खुशी मिली है, उसी को हम सच्चा उत्साह कहते हैं। फिर हम यहाँ पे उदाहरण दे सकते हैं। यहाँ पे उदाहरण के लिए हम दे सकते हैं कि जो सच्चा उत्साह है वो हर व्यक्ति के भीतर एक विशेष साहस रखता है और वही व्यक्ति जो है, जो दान देने वाला व्यक्ति है, जो किसी को दान दे रहा है या किसी को कुछ दे रहा है, वो व्यक्ति निश्चित रूप से अपने भीतर एक विशेष साहस रखता है। और वो कौन-सा साहस है? अगर हम किसी को दान दे रहे हैं, चाहे वो धन का दान ही है, तो त्याग तो हमें सिखा रहा है ना वो। यहाँ पे धन त्याग का साहस है उसमें कि वो जो दान देने के लिए उसने ये त्याग किया। और वही त्याग यदि मनुष्य प्रसन्नता के साथ करता है, तो उसे उत्साहित होकर अगर करता है, तो वो दान कहा जाएगा। कई बार दान हम ऐसा भी देते हैं कि अरे! मुझे वहाँ पैसे देने पड़े, दान देना पड़ा। वो सच्चा उत्साह नहीं है, बेशक हम पैसे दे रहे हैं, लेकिन वहाँ पर वो सच्चा उत्साह हम उसे नहीं कहेंगे। जब किसी को कुछ देकर, किसी की मदद करके हम खुश होते हैं, उसी को हम सच्चा उत्साह कहेंगे। उत्साह एक प्रकार से आनंद और साहस का मिला-जुला रूप है। उत्साह में किसी न किसी वस्तु पर ध्यान अवश्य ही केंद्रित होता है, चाहे कर्म पर हो, चाहे कर्म के फल पर हो। क्योंकि वैसे हमें कहा तो यही कहा गया है ना कि हमें अपना कर्म करना चाहिए, हमें कभी भी कर्म के फल की इच्छा नहीं रखनी चाहिए। लेकिन उत्साह किसी भी रूप में हो सकता है, चाहे हम कर्म को माध्यम मान के करें, चाहे कर्म के फल को। लेकिन सच्चा उत्साह कौन-सा होता है? कर्म भावना से उत्पन्न जो आनंद का अनुभव केवल सच्चे वीर ही कर सकते हैं, क्योंकि उनमें साहस की अधिकता होती है, जो सिर्फ़ ये सोचते हैं कि हमने सिर्फ़ कर्म ही करना है, फल की इच्छा नहीं रखनी और वो आनंद वही अनुभव कर सकता है। इसीलिए ये अनुभव कौन करेगा? सच्चा वीर ही कर सकता है जो सिर्फ़ कर्म में विश्वास रखता है। लेकिन सामान्य व्यक्ति क्या होता है? सामान्य व्यक्ति उस फल की इच्छा रखता है। तो सामान्य व्यक्ति कार्य पूरा हो जाने पर जिस आनंद को अनुभव करता है, कोई कार्य पूरा हो गया, हमें बड़ी खुशी मिलती है। तो उस खुशी को जब हम आनंद बहुत अच्छा लगता है हमें और वो हम आम व्यक्ति क्या करता है, उस कार्य को पूरा हो गया तो हमें खुशी मिली। लेकिन जो सच्चा उत्साही व्यक्ति है, वो क्या करेगा, वो कार्य जब शुरू करेगा, उसे तभी खुशी मिलनी शुरू हो जाती है। इसीलिए सच्चा वीर कार्य प्रारंभ होने पर ही उसका अनुभव कर लेता है और आलस्य जो है, ये उत्साह का सबसे बड़ा शत्रु है। हम इसमें बहुत से एग्ज़ाम्पल्स भी दे सकते हैं उत्साहित करने के लिए कि हम जब कोई उत्साह से कोई काम करते हैं, तो हम में दुगना जोश आ जाता है उस कार्य को पूरा करने के लिए। तो वही सच्चा उत्साह है, जब हम किसी कार्य को करते समय ही उत्साहित हो जाते हैं, खुश हो जाते हैं और हमें पहले ही आनंद मिल जाता है। कई बार ऐसा होता है कि हमें कोई सूक्ति दी जाती है और वो सूक्ति के आधार पर ही हमें कोई अनुच्छेद लिखना पड़ता है। जैसे बहुत सी सूक्तियाँ हैं जिनको आधार मानकर हम कोई अनुच्छेद लिखते हैं। जैसे परहित सरिस धर्म नहीं भाई, इसके अलावा भी बहुत सी सूक्तियाँ हैं। मधुर वचन है औषधि, ये भी है मन के हारे हार है, मन के जीते जीत। सिर्फ ये आपको आ जाएगा कि इस लाइन पर ये लाइन लिखी हुई है और इस पे आपने अपने विचार प्रकट करने हैं। तो उन्हीं सूक्तियों के आधार पर हम आज एक अनुच्छेद डिस्कस करेंगे, जिसका शीर्षक है परहित सरिस धर्म नहीं हो भाई। मतलब परहित के समान, दूसरों के भले के समान कोई धर्म नहीं है। सबसे बड़ा धर्म क्या है? परोपकार। अगर हमें इसका मीनिंग पता है तो हम अपने उस अनुच्छेद को लिख पाएँगे। लेकिन अगर हमें किसी सूक्ति का मीनिंग ही नहीं पता, तो हम उसको नहीं लिख पाएँगे। तो इसके लिए सबसे पहले हमें उस सूक्ति का आशय पता होना चाहिए, उसका अर्थ पता होना चाहिए। फिर
अगर हमें पता है कि इसका मतलब है कि परोपकार, उसके बाद प्रकृति और परोपकार, प्रकृति भी पूरी परोपकार से ही भरी हुई है और इसके बाद परोपकार कितने ही हमारे इतिहास में महापुरुष हुए हैं, जिन्होंने परोपकार किया है। परोपकार का महत्व बताना है हमें, उसके बाद आज की स्थिति बतानी है, उसके बाद हमें आज की स्थिति बतानी है और प्रेरणा देनी है हमें। प्रेरणा देनी है, उसके बाद लास्ट में हमने एक निष्कर्ष निकालना है। तो हम स्टार्ट कैसे करेंगे? सबसे पहले हम ये बताएँगे कि ये सूक्ति किसने कही थी? तो ये सूक्ति जो है ये महाकवि तुलसीदास जी ने कही है। परहित सरिस धर्म नहीं भाई, ये रामचरितमानस की लाइन है, जिसमें उन्होंने ये कहा है कि जो परहित है, परोपकार है, ये इससे बड़ा धर्म कोई नहीं है और दूसरों को पीड़ा देने से बड़ा पाप कोई नहीं है। इसका मतलब है कि परोपकार के समान कोई धर्म नहीं है और दूसरों को पीड़ा देने से बढ़कर कोई पाप नहीं है। हम बताएँगे कि परोपकार या परहित 2 शब्दों के मेल से बना है, पर प्लस उपकार और परहित पर प्लस हित। इसका अर्थ होता है उपकार या हित करना। जब व्यक्ति स्व की परिधि से, स्व का मतलब होता है अपने स्वार्थ, मैं की परिधि से, मैं से बाहर निकल जाता है, तो ही वो उपकार करता है, तभी वो परोपकारी कहलाएगा। तो अपने उनके द्वारा किए गए इसी कृत्य को हम परोपकार कहते हैं। प्रकृति को अगर हम देखें, तो प्रकृति का तो कण-कण ही परोपकारी है। प्रकृति में हर चीज़ हमें प्रकृति देती है बिना किसी इच्छा के, बिना किसी स्वार्थ के। और अगर हम महापुरुषों के जीवन से प्रेरणा लें, तो महापुरुषों का जीवन भी परोपकार से भरा हुआ है। ऋषि दधीची का हम एग्ज़ाम्पल देंगे कि ऋषि दधीची ने अपनी अस्थियों का अपनी स्वेच्छा से, अपनी इच्छा से असुरों का विनाश करने के लिए अपनी हड्डियों को दान में दे दिया था और धर्म की रक्षा की थी। आधुनिक युग में ईसा मसीह ने मानव मात्र की कल्याण के लिए अपने आप को सूली पर चढ़ना स्वीकार कर लिया था। मदर टेरेसा का एग्जाम्पल दे सकते हैं कि उन्होंने दीन दुखियों की, असहायों की मदद की थी बिना किसी स्वार्थ के। महात्मा गांधी का हम एग्जाम्पल देंगे। परोपकार मानव का सर्वश्रेष्ठ गुण है। इससे अपने लिए तो पशु भी जीवित रहता है, लेकिन मनुष्य केवल अपने लिए ही नहीं बल्कि औरों के लिए भी जीता है। यही पशु प्रवृत्ति है कि आप ही चरे। यही पशु प्रवृत्ति है कि आप ही चरे मनुष्य। ये मनुष्यता पोयम है, उसकी लाइन है ये। और बहुत अच्छा यहाँ पे बताया गया है कि ये पशु प्रवृत्ति है जो मनुष्य सिर्फ अपने लिए ही जीता है। यही पशु प्रवृत्ति है कि आप ही चरे। मनुष्य है वही कि जो मनुष्य के लिए मरे। वही मनुष्य, असली मनुष्य, सच्चा मनुष्य वो है जो दूसरों के लिए अपनी जान की कुर्बानी कर दे। आज मनुष्य केवल अपने लिए जी रहा है। अब हम आज के परिवेश की बात करेंगे कि आज मनुष्य केवल अपने लिए ही जी रहा है, अधिक से अधिक धन कमाना चाहता है, उसके लिए चाहे उसे दूसरों का जितना मर्जी नुकसान करना पड़ जाए। और इसी प्रवृत्ति के कारण ही आज चारों ओर अशांति, द्वेष, वैमनस्य का बोलबाला है। इसीलिए हमारा कर्तव्य है कि हम केवल अपने लिए ही ना जिएं, इस दुर्लभ जीवन में कुछ ऐसा कर जाएं कि हमारी मृत्यु के बाद भी लोग हमें याद रखें। और ऐसा कार्य है केवल परोपकार, यानी जीवन में दूसरों की भलाई के लिए कुछ करना। तो ये हमने आज अनुच्छेद डिस्कस किए हैं। इसी की तरह, इसी जैसे हमने आज क्लास में डिस्कस किए हैं, इसी तरह से ही आपको भी अनुच्छेद लिखने आने चाहिए। आपने कम से कम शब्दों में ज़्यादा से ज़्यादा अपने विचारों को प्रकट करना है।